नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के संवैधानिक इतिहास के एक ऐसे टकराव की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये कहानी है संसद और सुप्रीम कोर्ट की, एक ऐसा केस जिसने हमारे संविधान की आत्मा को ही एक नई परिभाषा दे दी। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। क्या कोई भी सरकार हमारे सबसे जरूरी, सबसे मौलिक अधिकारों को बदल सकती है? जी हाँ, यही वो एक सवाल था जो इस पूरे टकराव की जड़ में था। और पता है ये इतना बड़ा सवाल कहां से उठा? यकीन करना मुश्किल है, पर यह पूरा मामला शुरू हुआ एक परिवार के जमीन के विवाद से। सोचिए, एक छोटी सी चिंगारी जिसने भारत के लोकतंत्र की नींव तक हिला दी। तो कहानी है दो भाइयों की, हेनरी और विलियम गोलकनाथ। पंजाब में इनके पास काफी जमीन थी। अब हुआ ये कि सरकार एक नया कानून लेकर आई, पंजाब लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, और इसके तहत इनकी जमीन ले ली गई। गोलकनाथ भाई सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उनकी दलील, आप देखिए, बहुत सीधी सादी थी कि ये जो कानून है वो उनके संपत्ति के मौलिक अधिकार, उनके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन। और बस यहीं से ये मामला एक मामूली जमीनी विवाद नहीं रहा, ये सवाल बन गया हमारे संविधान की सर्वोच्चता का। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने देखिए, तीन बहुत बड़े सवाल आकर खड़े हो गए। पहला और सबसे अहम, क्या हमारी संसद हमारे मौलिक अधिकारों, हमारे फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, उनमें बदलाव कर सकती है? दूसरा सवाल था आर्टिकल 368 को लेकर, मतलब क्या ये आर्टिकल सिर्फ संशोधन करने का तरीका बताता है या फिर ये संसद को कुछ भी बदलने की अनलिमिटेड पावर देता है? और तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, क्या संविधान में किया गया कोई अमेंडमेंट भी आर्टिकल 13 के तहत एक कानून माना जाएगा? क्योंकि अगर हाँ, तो फिर उसे भी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर रद्द किया जा सकता था। तो अब आता है इस कहानी का वो मोड़ जिसका सबको इंतजार था, सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला। और सुनिए, ये कोई ऐसा वैसा एक तरफा फैसला नहीं था। 11 जजों की बेंच बैठी थी और फैसला आया 6 के मुकाबले 5 से, मतलब एकदम कांटे के टक्कर। सोचकर देखिए, सिर्फ एक जज का वोट अगर इधर से उधर हो जाता तो आज शायद भारत का संवैधानिक इतिहास कुछ और ही होता। कोर्ट के फैसले का जो निचोड़ था वो इस एक लाइन में था, मौलिक अधिकार पवित्र हैं, मतलब ये इतने पावन हैं कि इन्हें कोई छू नहीं सकता, कोई भी नहीं, संसद भी नहीं। तो याद है वो तीन बड़े सवाल, कोर्ट ने उनका जवाब कैसे दिया? चलिए देखते हैं। पहला सवाल था कि क्या संसद मौलिक अधिकारों को बदल सकती है? कोर्ट का जवाब था बिल्कुल नहीं। दूसरा, क्या संविधान संशोधन एक कानून है? कोर्ट ने कहा हाँ बिल्कुल है, और अगर वो हमारे अधिकारों को छीनता है तो उसे रद्द किया जा सकता है। और तीसरा, आर्टिकल 368 क्या है? कोर्ट ने साफ कर दिया कि ये सिर्फ एक प्रोसीजर है, कोई जादू की छड़ी नहीं है जो संसद को अनलिमिटेड पावर दे दे। अब यहाँ कोर्ट ने एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाया, एक कानूनी सिद्धांत जिसे प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग कहते हैं। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए क्रिकेट में आज एक नया नियम आता है, तो वो नियम आज के बाद होने वाले मैचों पर ही लागू होगा, है ना? जो मैच कल खेले जा चुके हैं उनका रिजल्ट तो नहीं बदलेगा। बिल्कुल इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा ये फैसला भविष्य पे लागू होगा, यानी आज तक जो भी संशोधन हो चुके हैं वो ठीक हैं, वो वैलिड रहेंगे, लेकिन आज के बाद संसद मौलिक अधिकारों में कोई भी बदलाव नहीं कर पाएगी। ये बहुत ही क्लेवर मूव था, क्योंकि इससे देश में अचानक कोई बड़ी उथल-पुथल होने से बच गई। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? क्या संसद इस फैसले को मानकर चुप बैठ गई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब शुरू हुआ असली खेल, संसद का पलटवार। और ये पलटवार बहुत तेजी से हुआ। देखिए, 1967 में गोलकनाथ का फैसला आया और 1971 आते आते संसद ने एक के बाद एक लाइन से कई संशोधन पास कर दिए। 24वां अमेंडमेंट अपनी खोई हुई शक्ति वापस पाने के लिए, 25वां अमेंडमेंट संपत्ति के अधिकार पर और लगाम कसने के लिए, और 26वां अमेंडमेंट अपनी सत्ता को और मजबूत करने के लिए। ये एक तरह से जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच पावर की एक जबरदस्त रस्साकशी थी। तो सवाल ये उठता है कि गोलकनाथ केस की आखिर विरासत क्या रही? क्योंकि टेक्निकली तो इस फैसले को बाद में पलट दिया गया था, लेकिन इसका असर इतना गहरा था कि वो आज भी महसूस किया जाता है। जरा इस तुलना को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। गोलकनाथ केस ने क्या किया? उसने मौलिक अधिकारों में संशोधन के लिए दरवाजा पूरी तरह से बंद कर दिया, कहा नो एंट्री। लेकिन फिर कुछ साल बाद 1973 में आया वो मशहूर केशवानंदा भारती केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टैंड थोड़ा सा बदला। उन्होंने कहा ठीक है, संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन एक बहुत बड़ी लेकिन के साथ, वो संविधान के मूल ढांचे को, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। तो इसे ऐसे समझिए, गोलकनाथ ने जो दरवाजा बंद किया था,
केशवानंदा भारती ने उसे फिर से खोला, पर दरवाजे पर एक शर्त लगा दी कि आप घर में आ तो सकते हैं, पर घर की नींव को हाथ नहीं लगा सकते। तो कुल मिला के इस केस की सबसे बड़ी देन क्या है? गोलकनाथ केस ने पहली बार इस क्रांतिकारी विचार को जन्म दिया कि हमारे संविधान में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें संसद भी नहीं छू सकती। ये वो विचार था जिसने भविष्य के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। और ये पूरी कहानी हमें आज भी एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। संविधान पर आखिरी फैसला लेने का अधिकार आखिर किसके पास होना चाहिए? क्या यह अधिकार जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होना चाहिए या फिर नियुक्त किए गए जजों के पास? ये एक ऐसी बहस है जो गोलकनाथ के समय में भी थी और आज भी उतनी ही जरूरी है।